नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एसेंस। अगर आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और साइंस की तैयारी करना चाहते हैं सिंपल एंड क्लियर एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से, आप किसी की बैक लग जाती है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप बहुत अच्छे से अगर इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं इससे पहले एक चैप्टर, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अभी मैं ये जो चैप्टर है ना, इसको मैं पूरा जीरो से लेकर फुल कॉन्सेप्ट तक समझाती हूँ। इसके बाद आपके एमसीक्यू जो आते हैं वो कंप्लीट कराऊंगी। लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय तीनों फॉर्मेट के क्वेश्चन लास्ट में इस पेपर से जो जो पीवाईक्यू बने हैं पिछले साल, मतलब पिछले 8 ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, वो साथ में कंप्लीट करवाती हुई चल रही हूँ। तो अगर आपको 90+ मार्क्स लाने हैं और ये इसकी पीडीएफ भी चाहिए है तो आप मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। आज सेकेंड चैप्टर है खनिज, धातु एवं अयस्क। मेरा नाम है विनय, या फिर आप मुझे शालू भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या क्या टॉपिक हैं। मेरे चैनल का नाम है द लर्निंग एसेंस। मैंने एक वीडियो में आपसे पूछा था कि द लर्निंग एसेंस से पता चलता है मेरी लोकेशन की, मैं कहाँ से हूँ। अगर आपके पास कोई हिंट और थोड़ा सा आइडिया है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं, इस चैप्टर के क्या क्या टॉपिक पढ़ने। एक है, पहले पढ़ेंगे खनिज क्या है, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार, अर्थ क्या है और उसके प्रकार। इसके बाद पढ़ेंगे धातु, धातु की परिभाषा, धातु के गुण और उसके उपयोग। खनिज क्या होता है, धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, और इसके बाद अयस्क क्या होते हैं। क्या अयस्क खनिज हो सकते हैं या खनिज अयस्क हो सकते हैं, किसको खनिज कह सकते हैं, किसको अयस्क कह सकते हैं, क्या अंतर है इन दोनों में, ये सारी चीजें अपन लोग समझेंगे। धातु और अधातु में अंतर को समझेंगे। मिश्र धातु क्या होती है। अभी अपन लोग देखना, किचन में पहले पीतल के बर्तन यूज होते थे, उससे पहले मिट्टी के बर्तन यूज होते थे, अभी स्टेनलेस स्टील आ गई, नॉन स्टिक के बर्तन आ गए। वो कैसे बनते हैं, उनमें क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजेदार है। अगर आप अच्छे से जुड़े रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। धातुओं का निष्कर्षण। अब धातु जैसे मान लो जिस हिसाब से हम लोग को गोल्ड दिखता है, जिस हिसाब से प्लेटिनम दिखता है, जिस हिसाब से सिल्वर दिखता है, ऐसे ही थोड़ी मिलता है, मतलब अपनी प्रकृति में ऐसे ही अवेलेबल नहीं। उसका निष्कर्षण करना पड़ता है, मेटलर्जी होती है। तो उसका निष्कर्षण कौन कौन सी विधियों से करते हैं, ये भी जानना इंटरेस्टिंग है, तो ये पढ़ेंगे। इसके बाद एमसीक्यू करेंगे, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, ये क्वेश्चंस करेंगे। पीवाईक्यू में क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब पहला पॉइंट है, जैसा कि आगे हम लोगों ने देख लिया था सूची में, पहला पॉइंट है खनिज। ठीक है, खनिज किसे कहते हैं, तो खनिज क्या है, खनिज की परिभाषा देखते हैं। खनिज वे प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस पदार्थ है। प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, कैसे हैं, अकार्बनिक ठोस पदार्थ हैं, जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना और क्रिस्टलीय संरचना होती है। 3 पॉइंट याद रखने। खनिज क्या है, प्रकृति में पाए जाते हैं, कैसे हैं, अकार्बनिक ठोस पदार्थ है, इसमें कार्बन नहीं होता है। अकार्बनिक मतलब कार्बन नहीं है, कार्बनिक मतलब कार्बन है। ठीक है, निश्चित संरचना होती है इनकी और निश्चित इनकी क्रिस्टलीय संरचना होती है। ठीक है, अब आते हैं, समझ में आ गया होगा खनिज। खनिज देखो, अभी मैं शायद इस चीज को अभी क्लियर कर देती हूँ कि किसी भी खनिज को अयस्क नहीं कह सकते हैं, बट अयस्क को खनिज कह सकते हैं। अब मान लो बहुत सारी मिट्टी पड़ी है, धूल मिट्टी पड़ी है, ठीक है, उसमें लोहे के भी कण हैं, गोल्ड के भी कण हैं, लेकिन उससे, उस बालू से, गंगा के किनारे रेत होती है, कहते हैं उस सोन नदी के किनारे रेत में सोना पाया जाता है, लेकिन हम लोग वहां से जाके सोना नहीं निकालते हैं। इसलिए नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा खर्चीला टास्क है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद होगा। तो जिससे मतलब किसी भी खनिज में जिसमें मेटल की मात्रा ज्यादा है, तो उससे निकालना हम लोगों के लिए आसान होता है और वो हम लोगों को वैल्यूएबल भी हो, ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। और अगर वो वैल्यूएबल नहीं है, धूल पड़ी है, धूल में बहुत से मेटल और खनिज है लेकिन निकालते नहीं है ना, तो वो मिट्टी जो है वो खनिज है लेकिन वो अयस्क नहीं है। ठीक है, अब खनिज की विशेषताएं पढ़ते हैं।
ये पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी है, ये अपना सबसे ऊपर वाली भूपर्पटी होता है, फिर उसके अंदर क्या होता है, मेंटल होता है, फिर कोर होता है। ऊपर वाली क्या है, भूपर्पटी, पृथ्वी के आसपास वाला भूपर्पटी, बीच वाला मेंटल, उसके अंदर वाला कोर, ठीक है। तो ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं, भूपर्पटी पर पाए जाते हैं। इनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, बताया ना, निश्चित रासायनिक संरचना होती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि खनिज क्या होता है और उसकी विशेषताएं बताएं, तो आप इस परिभाषा को प्रॉपर लिख पाएं कि खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, उनकी अकार्बनिक होते हैं, उनकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है और उनकी निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है। अब विशेषताओं में क्या है, भूपर्पटी पर पाए जाते हैं, निश्चित रासायनिक संरचना होती है, ये प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं, ना कि कृत्रिम रूप से, प्रकृति में पड़े हैं, मतलब अवेलेबल हैं। इसमें क्रिस्टल संरचना पाई जाती है। इसकी संरचना कैसी होती है, क्रिस्टल संरचना होती है। और ये अकार्बनिक होते हैं मतलब कि ये जीवित पदार्थों, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त नहीं होते। जो जीवित पदार्थों से प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम है, वो आगे पढ़ेंगे अपन लोग, लेकिन इस ये है कि ये जीवित पदार्थों से प्राप्त नहीं होते हैं। अब ये आता है खनिजों का वर्गीकरण। पहले खनिज पढ़ा, फिर खनिज की विशेषताएं पढ़ी, अब पढ़ रहे हैं खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक रासायनिक और एक भौतिक। ये वाला ए नंबर, ये क्या है, रासायनिक संरचना। रासायनिक संरचना में क्या क्या है, ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है जितना उसका भौतिक संरचना वाला इम्पोर्टेंट है, लेकिन पढ़ना दोनों है, क्या पता क्वेश्चन बन जाए। तो अपना 90+ की तैयारी कर रहे हैं, तो 90+ में क्या है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है। रासायनिक संरचना के आधार पर खनिज कितने प्रकार के होते हैं, ऑक्साइड खनिज, सल्फाइड खनिज, कार्बोनेट खनिज, हैलाइड खनिज, सिलिकेट खनिज, सल्फेट और देशज। अब ऑक्साइड खनिज में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन है, जैसे हेमेटाइड है Fe2O3, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी हैं, तो ये क्या है, ऑक्साइड हो गया। बॉक्साइट है, बॉक्साइट किसका है, हेमेटाइट तो लोहे का है खनिज, और बॉक्साइट किसका है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का खनिज है। तो हेमेटाइट लोहे का, बॉक्साइट एल्युमिनियम का खनिज है। हेमेटाइट का जब हम लोग निकालेंगे तो उससे क्या निकलेगा, लोहा निकलेगा, और बॉक्साइट से क्या निकलेगा, बॉक्साइट से एल्युमिनियम मिलेगा हम लोगों को। इसके बाद आता है सल्फाइड। सल्फाइड खनिज वो होते हैं जिनमें सल्फर मिला हुआ होता है। क्या मिला होता है, सल्फर। तो गैलेना, Pb क्या है, लेड, और S क्या है, सल्फर। तो ये इसमें लेड में क्या मिला हुआ है, सल्फर मिला है, गैलेना। गैलेना का अगर फार्मूला पूछा जाए तो क्या होगा, PbS। पायराइट में क्या है, PbS2, इसमें भी सल्फर मिला है, S क्या है, सल्फर। तो जिसमें सल्फर मिला होता है वो सल्फाइड है। अब Pb गैलेना, ये लेड का है, इससे क्या बनता है, सीसा। और पायराइट से क्या निकलेगा, लोहा। Fe किसका सिंबल होता है, लोहे का, और Pb किसका होता है, लेड का, शीशे का। इसके बाद आता है हैलाइड खनिज। हैलाइड वो वाले हैं, पीरियोडिक टेबल में 17 नंबर ग्रुप में आते हैं हैलाइड एलिमेंट, जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, ये हैलाइड एलिमेंट है। तो हैलाइड खनिज किसमें कौन से होते हैं, जिसमें देखो ये क्लोरीन पड़ा है, क्या पड़ा है, एक मिनट, इसमें ये क्लोरीन है, तो ये क्या हो गया, हैलाइड एलिमेंट। ऐसे मैंने बताया, फसल ब्राइएट, ये हैलाइड एलिमेंट। अब इसमें देखो क्लोरीन है मतलब कि ये हैलाइड है। अगर इसमें ब्रोमीन मिला होता है, कोई ऐसा एलिमेंट मतलब कंपाउंड होता है जिसमें ब्रोमीन मिला होता है, तो वो भी हैलाइड खनिज होता है। अगर इसमें फ्लोरीन मिला होता है तो वो भी हैलाइड खनिज होता है। आयोडीन मिला होता है तो वो भी हैलाइड खनिज होता है। तो हैलाइड खनिज NaCl है। हैलाइड खनिज क्या है, NaCl, और इससे क्या बनाते हैं अपन लोग, नमक शुद्ध कर लेते हैं, और क्या बनाते हैं, नमक। फ्लोराइड मतलब इसमें फ्लोरीन मिला है, तो इससे क्या बनेगा, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल बनेगा। अब अगला है सिलिकेट खनिज। सिलिकेट क्या है, सिलिकेट में सिलिका मिला है, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट है, क्वार्ट्ज का फॉर्मूला है SiO2, और इससे क्या मिलता है, इससे क्वार्ट्ज से मिलता है कांच। क्वार्ट्ज से क्या मिलता है, कांच। और फेल्ड स्पार से मिलता है
सिरेमिक उद्योग, सिरेमिक उद्योग में फील्ड स्पार का उपयोग होता है। अब आता है सल्फेट खनिज। सल्फेट खनिज किसमें होता है? सल्फेट खनिज जिनमें क्या होता है? सल्फर, और वो भी क्या है? SO4, जिप्सम है जैसे। तो जिप्सम से क्या बनता है? जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हाथ टूट जाता है तो नहीं प्लास्टर कर दिया जाता है, पर डॉक्टर कहते हैं अब 1 महीने तक हाथ पैर हिलाना डुलाना नहीं है, एक प्लास्टर जैसा कर जाता है, वो क्या होता है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अब अगला पॉइंट है देशज धातु खनिज। स्वर्ण, चांदी, तांबा, ये कैसे हैं? देशज धातु। ये किस काम आते हैं? ये आते हैं आभूषण बनाने में, मतलब सोने का आभूषण बनता है, चांदी के भी आभूषण बनते हैं, तांबे के तार बनते हैं, इलेक्ट्रिक तार। तांबे क्या क्या बनता है? इलेक्ट्रिक तार बनते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा रासायनिक आधार पर वर्गीकरण किसका है? खनिज का। अब आगे देखते हैं भौतिक आधार पर खनिज का वर्गीकरण। इसको पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, और इसकी PDF चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। अब ये है भौतिक उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर 3 प्रकार के खनिज होते हैं। कैसे? कौन कौन से? एक होते हैं अपने धात्विक खनिज, फिर होते हैं अधात्विक खनिज, इसके बाद होते हैं ऊर्जा खनिज, मतलब कि मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स जैसे एनर्जी की इस टाइम कितनी मारा मारी चली कि एनर्जी पे कब्जा नहीं करोगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो ईरान ने मतलब अपना एकाधिकार बनाया है कि नहीं मैं ये मतलब शिप को निकलने नहीं दूंगा, तो एनर्जी पे तुम्हारा कब्जा नहीं चलेगा। तो वही है, चीज़ें समझते हैं, वो तो चलो करंट की न्यूज़ हो गई। तो धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिनसे धातु प्राप्त की जाती है उनको धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे कि लौह अयस्क है, बॉक्साइड है, ये धात्विक। बॉक्साइड से क्या मिलता है? बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का खनिज है बॉक्साइड। लौह अयस्क से लोहा मिलता है। अधात्विक खनिज जिनसे धातु प्राप्त नहीं होती है। अब इनसे धातु प्राप्त नहीं होगी तो क्या प्राप्त होगी? अधातु। अधात्विक तो जैसे कि अभ्रक। अभ्रक को क्या बोलते हैं? माइका बोलते हैं। अभ्रक, संगमरमर, जिप्सम, इसको पढ़ेंगे आगे अपन लोग, अभी आएगा नीचे आएगा अभ्रक। अभ्रक में पढ़ेंगे कि जो हम लोग ये आई शेडो लड़कियां लगाती हैं, हम आई शेडो मतलब हम लोग लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं, इसमें जो चमक आती है बहुत इंटरेस्टिंग है। केमिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पर थोड़ा सा क्या है ना कि इसमें अपवाद होते हैं कि एक जो थ्योरी है ना वो 100% अप्लाई नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। बट मैं इतने अच्छे से समझाऊंगी कि वो आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो ही जाएगा। जो अभ्रक जो है, माइका जो है, वो हम लोग पाउडर, सेरेमिक पाउडर है, नेल पॉलिश है और आई लैशेस है, आई शेडो है, इसमें मिलता है। ये क्या करता है? हम ब्यूटी प्रोडक्ट में चमक को पैदा करता है। इसके बाद संगमरमर हो गया। जिप्सम, जिप्सम अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाथ टूट जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है, वो किससे बनता है? वो जिप्सम से बनता है। ऊर्जा खनिज, मिनरल खनिज कौन से? एनर्जी, कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब क्या है? ये ऊर्जा खनिज। इनके नाम याद रखो, याद ही रहेगा। कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम यूज होता है बिजली बनाने में, परमाणु बम बनाने में काफ़ी। यूरेनियम की तो कितनी लड़ाई चल रही, ईरान ने मतलब अमेरिका ने ईरान पे कब्जा कर दिया कि इनको यूरेनियम नहीं मिलना चाहिए इनको, ताकि ये परमाणु बम ना बना लें। प्रमुख खनिजों का विवरण, जो मेन खनिज है उनका विवरण। अब क्या क्या है इसमें मेन खनिज में? सबसे पहले आते हैं अभ्रक। ये क्या है? अधात्विक खनिज। अभी ऊपर बताया था अभ्रक अधात्विक खनिज है, तो ये अधात्विक खनिज है। रासायनिक फार्मूला देख लो इनका, ये है K2O3Al2O3 6SiO2 2S2, ठीक है। यह सिलिकेट खनिज है। कैसा खनिज है? सिलिकेट खनिज है, जो चमकदार परतों में पाया जाता है। चमकता है तभी तो इसका उपयोग करते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, क्योंकि इसमें चमक पैदा करता है। विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या है? कुचालक। एक सुचालक होता है जो विद्युत को अपने अंदर से पास होने दे, और एक होता है कुचालक जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास ना होने दे। इसीलिए विद्युत उपकरणों में इंसुलेटर के रूप में प्रयोग होता है। ये लाइन याद रखना। अधात्विक खनिज है, वैसे याद रहेगा। अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है,
इसलिए क्या है, ये कुचालक है, तो ये विद्युत को अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। तो जहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी को रोकना होता है वहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं, और ये क्या कर देता है, इंसुलेटर का काम कर देता है, विद्युत को रोक देता है। भारत में झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में ये पाया जाता है, क्या, अभ्रक माइका पाया जाता है। लेकिन सबसे, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कहीं से भी, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक कहाँ पे पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, नेल्लोर अलग अलग होता है, ठीक है, मतलब अलग कैसे भी लिख सकते हैं, नेल्लोर लिखो या नेल्लोर लिखो। तो ये नेल्लोर जिला है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उपयोग, बोर मत होना, बहुत मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो बोर नहीं होगे, और फिर एग्जाम के नंबर सोच के पढ़ोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब उपयोग देखिए, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, विद्युत उपकरण में उपयोग होता है। विद्युत उपकरण में प्रयोग कैसे होता है, एज अ इंसुलेटर, कैसे, ये लिखा है इंसुलेटर, एज अ इंसुलेटर उपयोग होता है। रेडियो में उपयोग होता है, टेलीफोन में उपयोग होता है, आग प्रतिरोधी सामग्री में उपयोग होता है, और मैंने आपको बताया था ये किस में होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट में भी यूज होता है, किसके लिए, चमक के लिए। अगला है जिप्सम। जिप्सम भी आपका कैसा है, अधात्विक है, और इससे क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, बताया ही था। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 2S2 है। ये सफेद भूरे रंग का मृदु खनिज है, सफेद और भूरे रंग का होता है। गर्म करने पर इसका जल निकल जाता है, ये जो 2H2 है ये वाटर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपसे पूछा जाए कि जिप्सम को गर्म कर दिया जाए एक, तो क्या बनता है, तो जिप्सम को गर्म करने पर वाटर निकल जाता है और बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो किसी टूटे फटे लोगों को ठीक करने के काम आता है। अब जिप्सम का उपयोग क्या होता है, सीमेंट उद्योग में होता है, सीमेंट उद्योग में। अब जिप्सम को सीमेंट उद्योग में क्यों उपयोग करते हैं, इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि सीमेंट जो है वो बहुत जल्दी जम जाता है, तो जिप्सम उसमें मिला दिया जाता है तो वो उसको सीमेंट को जल्दी जमने नहीं देता है। इसके बाद पीओपी पढ़ ही लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग घरों में भी होता है, खाद्य उद्योग और कृषि में मृदा सुधार। अगर हमें कृषि में मृदा को सुधार करना है तो उसमें क्या मिला दिया जाता है, उसमें जिप्सम को मिला दिया जाता है, तो उससे मिट्टी जो है अपनी वो ठीक हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। आगे है चूना पत्थर, लाइमस्टोन। तो इसका फॉर्मूला है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का है, तलछटी चट्टानों में पाया जाता है। अब ये सोचोगे कि ये तलछटी चट्टानों में क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये, अच्छा जिप्सम मैंने पढ़ा दिया है, जिप्सम का एक पॉइंट छूट गया था, उसको बता देते हैं। जिप्सम जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो जिप्सम सबसे ज़्यादा पाया जाता है अपना राजस्थान में। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा जिप्सम कहाँ पाया जाता है, तो ये मेरी राइटिंग पे ध्यान मत देना, आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिए। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिप्सम पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 90% जिप्सम पाया जाता है। तो हो गया। अब अपन लोग आते हैं चूना पत्थर पे, एक पॉइंट। तो चूना पत्थर जो है वो ये क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। और तलछटी चट्टानों में पाया जाता है। तलछटी चट्टानों में क्यों पाया जाता है, क्योंकि जो समुद्री जीव होते हैं, जैसे कि मूंगा हो गया, समुद्री जीव मूंगा, और घोंगा या घेंगा जो भी है, घोंगा, तो ये मूंगा और घोंगा जो होते हैं, मूंगा कर देते हैं, ये समुद्री जीव होते हैं। तो ये मर जाते हैं, मर जाने के बाद ये समुद्र में तलछटी में जाके बैठ जाते हैं। तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है अपना चूना पत्थर, कैल्शियम। इसका उपयोग क्या है, उपयोग है सीमेंट उद्योग में, इससे सीमेंट बनती है। लोहा बनाने में गालक का उपयोग होता है। अभी अपने लोग आगे जब वात्या भट्टी पढ़ेंगे, वात्या भट्टी से कैसे लोहा बनता है, उसमें चूना पत्थर का उपयोग होता है। और ये
यहाँ वहाँ पे क्या वर्क करता है, क्या रिएक्शन करता है, क्या हेल्प करता है, वो आगे अपने लोग समझेंगे। और किस में होता है, और चूना बनाने में इसका प्रयोग होता है, लाइम स्टोन का। और एक चीज़ है, इसको जो ये लाइम स्टोन है ना, इसको बहुत ज़्यादा अगर इस पे बहुत ज़्यादा लाइम स्टोन पे बहुत ज़्यादा क्या कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी और दाब, बहुत ज़्यादा गर्मी और दाब अगर पड़ जाए इस पे, किस पे, लाइम स्टोन पे, तो ये संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। और संगमरमर में परिवर्तित हो जाएगा तो किस काम आएगा, घर बनाने के काम आएगा, फर्श बनाने के काम आएगा। अब आते हैं अगले पॉइंट, कोयला पे। और अभी हम लोगों ने जब उसका वर्गीकरण पढ़ा था तब क्या पढ़ा था, धात्विक, आधात्विक और ऊर्जा खनिज। तो ऊर्जा खनिज में आता है कोयला, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, और क्या है, और है एक भूल गए क्या नाम था उसका, जो परमाणु बम बनाने में काम आ रहा था, यूरेनियम। ये सब क्या है, ये ऊर्जा खनिज है। अब पढ़ते हैं कोल। ये कार्बन का अशुद्ध रूप है। कैसा रूप है, अशुद्ध रूप है। और इसके कोयला के क्या क्या प्रकार होते हैं, तो सबसे जो घटिया क्वालिटी का होता है वो होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट से थोड़ा अच्छा कोयला होता है विटुमिनस। विटुमिनस से भी सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट। सबसे अच्छा कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। अगर आपसे पूछा जाए कि कोयले का सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है, तो एंथ्रेसाइट है। एंथ्रेसाइट में कार्बन कितना परसेंट होता है, 94 से 98% कार्बन होता है। अब इसका उपयोग समझते हैं। उपयोग ऊर्जा उत्पादन में तो होते ही, इस्पात बनाओगे या कुछ भी करोगे तो कहाँ क्या जलाते हैं, कोयला ही जलाते हैं। इस्पात उद्योग में कोयला जलाते हैं। कोक बनाने में क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं। कोयले से क्या बनता है, कोक बनता है। फिर अभी पात्या भट्टी में इसका भी काम है, कोक का भी। अब अगला पॉइंट हम लोगों ने खनिज पढ़ लिया, खनिज को समझ लिया। खनिज क्या होता है, खनिज का रासायनिक वर्गीकरण, खनिज का भौतिक वर्गीकरण, धातु अधातु होते हैं और ईंधन होते हैं। इसके बाद क्या पढ़ा था, इसके बाद पढ़ा था अभ्रक क्या होता है, जिप्सम क्या होता है, लाइम स्टोन चूना पत्थर क्या होता है। खनिज पढ़ लिया। खनिज की परिभाषा क्या थी, खनिज एक अकार्बनिक है और क्या है, उसकी एक निश्चित संरचना होती है और वो क्रिस्टल, उसकी संरचना कैसी होती है, क्रिस्टल होती है। ठीक है, आगे उसको अच्छे से समझना है। अभी धातु पढ़ते हैं। धातु वे तत्व हैं जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। किसके सुचालक हैं, विद्युत के भी और ऊष्मा के भी। समझ सकते हो कि अभी लोहे की कोई छड़ हो, उसको अगर धूप में पड़ी है, लोहे की छड़ धूप में पड़े वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। मतलब ऊष्मा को उसने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। अब वो इतना गर्म हो गई तो वो ऊष्मा की क्या है, सुचालक है। और विद्युत का तो पता ही है, लोहे की छड़ अगर किसी इलेक्ट्रिक तार में मतलब ऐसे छुआ दो, दूर गिरोगे जाके, तो इलेक्ट्रिसिटी भी इससे यहाँ से लेकर ऐसे करके इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ से फ्लो होती है और ऊष्मा भी फ्लो होती है, जिसमें धात्विक चमक होती है। और इसमें क्या होती है, एक धात्विक चमक होती है। आघात वर्धनीय और तन्य, ये दो बहुत अच्छे से वर्ड याद कर लो। अगर धातु के बारे में पूछा जाए तो धातु क्या है, आघात वर्धनीय है और तन्य है। मतलब आघात वर्धनीय मैलिएबल है और तन्य डक्टाइल है। डक्टाइल और मैलिएबल, आघात वर्धनीय और तन्य। आघात वर्धनीय मतलब होता है कि जैसे लोहे को पीट पीट के उसको एक पतली चादर में कन्वर्ट कर दिया, तो एक पतली चादर जिसकी बनाई जाती है तो मतलब उसकी क्वालिटी को क्या बोलेंगे, उस क्वालिटी को बोलेंगे कि ये आघात वर्धनीय है, मैलिएबल है। ठीक है, ऐसे किसी आदमी को भी बोलते हैं, किसी इंसान को भी बोलते हैं कि ये भाई ये तो बहुत मैलिएबल इंसान है। मतलब कि उसके विचारों को, उसकी सोच को बहुत जल्दी बदला जा सकता है। उसको अपनी ठीक है, तो सामने वाले को विचारों को चेंज कर दिया, उसको हैप्नोटाइज कर दिया, तो वो इंसान को भी मैलिएबल बोलते हैं, जिसको चादर में बदला जा सकता है। और तन डक्टाइल, जिसको एक तार में बदला जा सकता है। जैसे सोना है, सोने को ऐसे खींच के उसको चैन बना देते हैं, हार बना देते हैं, रिंग बना देते हैं, तो इसको तार में बदला जा सके, मतलब वो तन है, डक्टाइल है। और जिसको चादर में बदला जा सके वो
आघात वर्धनीय है। आघात से समझ जाओ जिसपे इतनी चोट मारी गई कि वो चादर पतला हो गया। अगला पॉइंट है धातुओं के भौतिक। इतना समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है, आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, मतलब बोर नहीं हो रहे हो, मज़ा भी आ रहा है, तो आगे आपको कौन कौन से मतलब चीज़ों का ऐसे ही फुल डिस्क्रिप्शन चाहिए, कौन सा चैप्टर पढ़ने, मतलब ये तो मैं पढ़ाऊंगी, साइंस तो मैं पूरा पढ़ाऊंगी, इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है देखते हैं। देखो, धात्विक चमक, धातुओं की सतह पर विशेष चमक होती है, पता ही है, सोना है, चांदी है, तांबा है, तो ये सब क्या है, चमकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो 2 नंबर में बोल दिया जाए कि धातुओं के भौतिक गुण लिखो, तो आप लिख दोगे कि इसमें धात्विक चमक होती है, एग्जाम्पल में सोना, चांदी, तांबा बता दोगे। आघात वर्धनीयता, मैलिएबल, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सके। और सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता किसमें होती है, सोना में होती है। और सोने में क्या होता है, और इसके बाद क्या है, सबसे ज्यादा तन्यता भी सोने में होती है, तन्यता, क्योंकि तब अगर इसमें सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता और तन्यता नहीं होगी, मैलिएबल और बहुत ज्यादा डक्टाइल नहीं होंगे, तो इससे आभूषण ही नहीं बना पाएंगे। धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सके, जैसे कि सोना सबसे अधिक तन्य होता है और सबसे अधिक आघात वर्धनीयता, मतलब 1 ग्राम सोने से आप क्या कर सकते हो, 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। कितना लंबा, इतना ये डक्टाइल होता है, इतनी इसमें तन्यता होती है कि 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है। विद्युत चालकता, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, पता ही है आप लोगों को। चांदी सबसे सुचालक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए मतलब MCQ में कि सबसे ज़्यादा, या अति लघु उत्तरीय में पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता किस में होती है, तो सबसे ज़्यादा किस में होती है, चांदी में होती है। लेकिन चांदी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इतनी ज़्यादा महंगी होती है कि हम उसके तार घरों में नहीं बना सकते ना, बिजली के तार, इसलिए हम लोग तांबे के तार यूज़ करते हैं। वरना इसमें सबसे ज़्यादा चांदी जो है ना, वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करता है, और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बर्बाद भी नहीं होती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा टास्क है। ऊष्मा चालकता, ऊष्मा चालकता क्या होती है, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, आपको ऊपर बता ही दिया है। अभी कोई लोहे की छड़ लो और धूप में फेंक के देखो और फिर पता चल जाएगा कि सुचालक होती हैं कि कुचालक होती हैं। चांदी, तांबा और एल्युमिनियम, सबसे ज़्यादा सुचालकता भी किसमें है, चांदी में। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, अगर चालकता पूछे, विद्युत चालकता, तो भी चांदी। ऊष्मा की चालकता पूछे तो भी चांदी। इसके बाद तांबा और उसके बाद एल्युमिनियम। जिधर मुंह खुला होता है वो क्या होता है, बड़ा, जिधर मुंह खुला वो बड़ा। तो चांदी, इसके बाद तांबा, इसके बाद एल्युमिनियम। अब आते हैं उच्च घनत्व। इनका घनत्व भी कैसा होता है, ज्यादा होता है। अधिकतर धातुएं भारी होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं, भारी होती हैं, जैसे कि ओस्मियम सर्वाधिक घना, इसमें बहुत ज्यादा घनत्व होता है, किसमें, ओस्मियम में। अगला पॉइंट, बोर मत होना, बहुत अच्छे से समझते जाना। उच्च गलनांक, ये चैप्टर अगर पढ़ लोगे ना तो दोबारा कोई चैप्टर कैसे भी आपको ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि MCQ भी कंप्लीट होंगे लास्ट में। अभी इसको जब अच्छे से समझोगे ना तो लास्ट में जब मैं MCQ करवाऊंगी, जब मैं उसके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आप उसके फटाफट जवाब देंगे, अगर आप ये थ्योरी अच्छे से समझते हुए सुनते हुए चलेंगे। सिर्फ सुनते हुए चलो, समझा तो मैं दूंगी। उच्च गलनांक, अधिकतर धातुएं उच्च ताप पर पिघलती हैं, जैसे कि टंगस्टन का गलनांक देखो जरा, 34-22 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 34-22 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए टंगस्टन का कहाँ यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं फिलामेंट में। अपना जो बल्ब का फिलामेंट बनाते हैं वो किसका बनता है, टंगस्टन का बनता है, क्योंकि ये गर्म होता है, चमकता है, और ये क्या करता है, विद्युत का
जो विद्युत फ्लो होती है उसको अपोज करता है। अपोज करने से ये इसमें चमक पैदा होती है, और चमक पैदा होने से ये अपना इसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो गलनांक ज़्यादा होने की वजह से गलता भी नहीं, कि हीट हो रहा है तो गल जाए, समझ गए। और हाँ, टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, डब्लू। टंगस्टन का सिंबल होता है डब्लू, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 74। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, एटॉमिक नंबर नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर 74 होता है, और इसका सिंबल होता है डब्लू। ऐसे अपना ये ओस्मियम है, ओस्मियम का यूज़ किस में होता है, ओस्मियम का यूज़ होता है फाउंटेन पेन में। फाउंटेन पेन जो बचपन में यूज़ करे होंगे किसी ने, तो वो जान सकता है। फाउंटेन पेन की जो नीब होती है वो किसकी बनती है, ओस्मियम की बनती है, ठीक है। अब आ गए एक अच्छे काम पे, जो केमिस्ट्री में अक्सर आपको मिलेंगे। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपवाद। अपवाद क्या है, सारा कुछ पढ़ लिया, धातु की प्रॉपर्टी पढ़ ली, लेकिन अपवाद है। पारा एकमात्र धातु है, एकमात्र धातु है जो समान ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। सभी धातुएं समान ताप पर ठोस अवस्था में रहती हैं, लेकिन जो ये पारा है ना, Hg, मरकरी, मरकरी का जो अपना एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 80, और सिंबल क्या, Hg है। तो ये किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। सोडियम और पोटेशियम धातुएं पानी पर तैरती हैं। ये क्या करती हैं, इनका घनत्व इतना कम होता है कि पानी पे ये फ्लो करती हैं, और इनकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे अपन लोग सोडियम को ऐसे खुले एयर में नहीं रख सकते हैं, तो उसको कैरोसिन के अंदर रखते हैं, वरना ये क्या कर जाएंगी, रिएक्ट कर जाएंगी। अगला पॉइंट है धातुओं के रासायनिक गुण। अभी तक क्या पढ़े थे हम लोगों ने, धातुओं के भौतिक गुण। उनमें वो डक्टाइल होती हैं, उनमें चमक होती है, वो मैलिएबल होती है, उसमें मैलिएबल मतलब आघात बदनीयता होती है, डक्टाइल मतलब उनमें तन्यता होती है, वो भारी होती है। ये जो भी पॉइंट ऊपर पढ़े थे वो सब किसके थे, उनके भौतिक गुण थे धातुओं के। अब पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण में क्या क्या होता है, नंबर 1, वायु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ये क्या करते हैं, वायु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। और जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, जो अपने इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है उसके साथ ये क्रिया कर लेते हैं। और जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। देखो, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का माइनस कर दिया निकलना, प्लस मतलब जुड़ना, माइनस मतलब निकलना, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और इसका जस्ट अपोजिट, ऑक्सीजन निकल रही हो और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो अब ये वाला पॉइंट समझते हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातु है कोई, उसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ली, धातु ऑक्साइड बन गई, ठीक है। और इसकी प्रकृति कैसी हो गई, क्षारीय। देखो, जैसे कि सोडियम का कोई एलिमेंट है, उसने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, सोडियम है, सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो बन गया सोडियम डाइऑक्साइड, मतलब सोडियम ऑक्साइड बन गया। तो ये इसके साथ क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, इसीलिए ऑक्सीजन। अब ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये सोडियम ऑक्साइड बन गया, ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है, कि सोडियम है, ऑक्सीजन O2, उसके रिएक्शन हो गई तो ये कितना है, 2NO2O। अब देखो, लोहा आर्द्र वायु में जंग खाता है। लोहा आर्द्र वायु में, जैसे लोहे को बाहर पड़ा रहने दो ना, तो वो क्या, उसमें लोहा ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उसमें जंग लग जाती है। FeO2, H2O, ऑक्सीजन भी मिल गई, पानी भी मिल गया, आर्द्रता भी मिल गई, और क्या बन गया, FeOH का होल थाइस। और ये किसका फॉर्मूला है, जंग का। अगर आपको जंग का फॉर्मूला पूछें तो FeOH का होल थाइस, ठीक है। वैसे इसको बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये क्या बन गया,
फेरिक हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं जंग। ये जंग का फॉर्मूला है। सोना प्लेटिनम वायु में ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। सोना प्लेटिनम वायु में ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, तभी तो इसके आभूषण बना पाते हैं, अदरवाइज इसके आभूषण ही नहीं बना पाएंगे। पता चला पहन के घूम रहे हैं और देखा क्या कि इतने ग्राम की चैन थी, इतने ग्राम का हार था, और ये लो इसका तो इसने ऑक्सीडेशन कर लिया ऑक्सीजन से, इन्वायरमेंट में अवेलेबल थी, मिल गई, थोड़ी ह्यूमिडिटी मिल गई, मुंह धुला, पानी भी मिल गया, और लो वो तो कम हो गया। इसलिए इसके आभूषण नहीं बना सकते अगर ये ऑक्सीकृत हो जाए। तो ये सोना और प्लेटिनम वायु से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। नहीं जाना है नहीं रील देखी होगी ना, नहीं जाना है, आकाश की वाणी की रील है, नहीं जाना है, और भी पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। जल के साथ अभिक्रिया। अभी तक किसके साथ अभिक्रिया हो रही थी? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही थी। अब देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ठंडे पानी से तीव्र क्रिया करते हैं। कौन? सोडियम पोटेशियम बताया था, तभी इसको खुले में नहीं रखते हैं। इसको कहाँ रखना पड़ता है? केरोसिन ऑयल के अंदर रखना पड़ता है। और ये हाइड्रोजन और क्षार बनाते हैं। मैग्नीशियम किससे क्रिया करता है? गर्म पानी से क्रिया करता है। और ये फेरस भाप से क्रिया करता है, Fe3O4 बना लेता है। और कॉपर है, CuAg, सिल्वर है, Au गोल्ड है, ये जल से कोई क्रिया नहीं करते हैं। ऊपर बताया कोई क्रिया नहीं करते हैं। आराम से इसका सोना चांदी बनाओ और खूब पहनो, क्योंकि ये ऑक्सीजन या जल से क्रिया नहीं करते हैं। अब थर्ड C, अम्लों के साथ अवक्रिया। पहले पढ़ लिया ऑक्सीजन के साथ, फिर पढ़ लिया वाटर के साथ, मतलब पहले पढ़ा वाटर के साथ, फिर पढ़ा ऑक्सीजन के साथ, अब पढ़ेंगे अम्ल के साथ, एसिड के साथ। तो कोई धातु है, धातु में तनु अम्ल। तनु अम्ल मतलब कि डाइल्यूट। एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। जिसमें क्या, डाइल्यूट एसिड में जिसमें एसिड की मात्रा कम होती है और वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है उसमें एसिड ज़्यादा होता है और पानी कम होता है। तो धातु है, धातु उसमें तनु अम्ल मिला दिया तो बन गया लवण और हाइड्रोजन गैस निकल गई। जैसे कि ये जिंक है और ये हाइड्रोजन, ये जिंक है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन सल्फेट है, जिंक हाइड्रोजन सल्फेट। तो देखो क्या किया, जिंक ने बोला हाइड्रोजन से कि तुम हो कम रिएक्टिव, ठीक है, और हम है ज़्यादा रिएक्टिव, हम है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो तुम ऐसा है अपनी जगह छोड़ो, हटो फूटो यहाँ से। तो जिंक ने हाइड्रोजन को हटाया और अपना हाइड्रोजन की जगह जाके पहुँच गए और क्या बना लिया, ZnSO4, सोडियम जिंक हाइड्रोक्साइड जिंक सल्फेट बना लिया। क्या बना लिया? जिंक सल्फेट बना लिया। और ये जो H2O था इसको क्या किया, ऊपर भगा दिया कि चलो तुम हट लो, तुम्हारी जगह नहीं है। क्योंकि हमेशा जो ताकतवर होता है वो कमजोर को क्या करता है, रिप्लेस करता है। इसने इसको रिप्लेस कर दिया। आगे आते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तनु HCl से साथ क्रिया नहीं करते हैं। पढ़ ही चुके हम लोग आगे। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये ना तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, ना ये वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, ना ये HCl से रिएक्ट कर रहे हैं। अम्लराज में सोना घुल जाता है। अब एक आया कि कहाँ घुलेगा सोना, सोना किस में घुलेगा, अम्लराज में। इसका ये फॉर्मूला अगर चाहो तो याद कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा। 3HCl प्लस HNO3, अम्लराज में सोना क्या होता है, घुल जाता है। भाई साहब तुम ना ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हो, ना वाटर से रिएक्ट कर रहे हो, ना तुम तनु HCl से रिएक्ट कर रहे हो, कहीं तो करोगे ना रिएक्ट, कहीं तो पिघलेगा, आखिर कब तक सख्त रहोगे तो कहाँ पिघल रहे हैं, अम्लराज में ये घुल जा रहे हैं। कौन, गोल्ड। आगे आते हैं, धातुओं की क्रियाशील श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज, इसको याद कर लो। पहले नंबर पे क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, आयरन, निकेल। इसके बाद टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये इनकी रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता की ये इनकी टेबल है, याद कर ले।
के ना का मा गा ला अपने हिसाब से बना लेना। बस ये सोच लो कि सबसे पहले क्या है के, सबसे लास्ट में क्या है प्लेटिनम। अब प्लेटिनम से पहले गोल्ड है, गोल्ड से पहले सिल्वर है, सिल्वर से पहले मरकरी। अब के बाद में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। याद कर लेना अपने हिसाब से। क्रियाशील श्रेणी का महत्व, इसका महत्व क्या है? ऊपर की धातुएं अधिक क्रियाशील है, मोर रिएक्टिव है, और नीचे की धातुएं क्या है? कम क्रियाशील है। जिधर मुंह खुला है वो क्या है? वो मोर रिएक्टिव है, और जिधर मुंह बंद है वो कम रिएक्टिव है। अब जैसे मान लो कोई भी ऐसे, अब कोई है, मान लो अभी समझाएंगे। जैसे ये है, देखो देखो इधर ये जिंक था, जिंक कहाँ पे? जिंक ये यहाँ पे, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहाँ पे? ये यहाँ पे है, ठीक है। अब हाइड्रोजन आया, जिंक आया, हाइड्रोजन को मोर रिएक्टिव है ना, आया, इसको हटाया, कह चलो तुम हटो, तुम्हें तो रिएक्शन करनी नहीं है, तुम्हें तो कोई लेना देना है नहीं, मुझे ही कुछ करने दो। तो फिर जिंक को हटाया, हाइड्रोजन को हटाया, जिंक ने अपना सिस्टम बिठा लिया, ठीक है। आगे आते हैं। अब आते हैं धातुएं और उनके उपयोग। महत्वपूर्ण धातुएं और उनके उपयोग क्या क्या है? एक अपनी धातु है लोहा, बहुत अच्छे से जानते हैं। एक धातु है तांबा, जानते ही हैं। एल्युमिनियम जानते हैं, सोना जानते हैं, चांदी जानते हैं, जस्ता जानते हैं। इसके बाद पारा और शीशा। अब इनके बारे में समझना है, तो देखो समझे। आयरन क्या है? कठोर है और चुंबकीय, चुंबकीय गुण होता है, कठोर होता है। इसकी हम लोग इमारत बनाते हैं, इमारतों में खिड़की है, दरवाजे हैं, मशीनें बनती हैं, वाहन बनते हैं, रेल, अपनी ट्रेन लोहे की बनी है। इसके बाद तांबा, कॉपर, इसका सिंबल भी देखते जाना। आयरन का क्या है? Fe, कॉपर का Cu, एल्युमिनियम का Al, गोल्ड का Au और सिल्वर का Ag, जस्ता जिंक का Zn, पारा मरकरी का Hg और सीसा लेड का Pb। कॉपर जो है वो लाल रंग का होता है, अच्छा चालक है। और कॉपर से क्या बनाते हैं? बिजली के तार बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, सिक्के बनाते हैं। अब आजकल सिक्के नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर आप गुप्ता काल में जाएंगे तो उस टाइम पे तांबे के सिक्के बनते थे, अभी भी बनते होंगे। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हल्का होता है और जंगरोधी होता है। एक तो हल्का है और जंगरोधी भी है और मजबूत भी है। तो इससे क्या बना लेते हैं अपन लोग? हवाई जहाज। हवा ऊपर कोई किसी चीज़ को अगर ऊपर पुश करना है, उठाना है, तो वो जितनी हल्की हो और मजबूत हो उतना ही अच्छा है। बर्तन और पैकेजिंग। हवाई जहाज के लिए जो यूज़ होता है ना, उसको बोलते हैं डूरालूमिन। ये एल्युमिनियम, प्रॉपर एल्युमिनियम नहीं होता है। जो हवाई जहाज जिस चीज़ का बनता है उसको बोलते हैं डूरालूमिन। को यहाँ पे लिखते हैं डूरालूमिन। डूरालूमिन, ठीक है। इसको डूरालूमिन। इसके बनता है क्या? इसका बनता है हवाई जहाज। कैसे बनता है? एल्यूमिनियम तो होता है इसमें, लेकिन एल्यूमिनियम कितना होता है? एल्यूमिनियम होता है 95%। 95% एल्यूमिनियम होता है। इसके बाद इसमें होता है कॉपर। क्या होता है? कॉपर। और कॉपर होता है 4%। और कॉपर के 4% होने के बाद इसके बाद जो होता है कॉपर, और क्या होता है 0.05% और भी कुछ होता है। इसको सर्च करके पता करना, नहीं तो अगर नीचे आएगा ऑप्शन में तो मैं बता दूंगी, मैं इसको भूल गई हूँ। एल्युमिनियम तो 95% डन है, कॉपर 4% होता है, 2 और इसमें मिक्स होते हैं 0.5%, 0.5, तब बनता है डूरालूमिन और उसका बनता है हवाई जहाज। ठीक है, इसको एक बार सर्च कर लेना, मेहनत करना। गोल्ड, ये अति मुलायम होता है और ना संक्षारित होता है, मतलब इसका डिके नहीं होता है, ये इसका संक्षरण नहीं होता है कि
खराब हो जाए। जैसे लोहा है, धूप में डाल दिया, सॉरी बाहर डाल दिया, बारिश हुई, उसको ऑक्सीजन मिली और उसका संचरण, जंग लग गई, उसका संचरण हो गया, तो इसका संचरण नहीं होता है। इसके आभूषण बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बनता है। चांदी सर्वश्रेष्ठ विद्युत चालक होता है, बताया था अभी आगे। इसके आभूषण बनते हैं, फोटोग्राफी और दर्पण। जिंक नीला और सफ़ेद होता है। और गैल्वनाइजिंग बैटरी और पेंट। गैल्वनाइजिंग मतलब समझ रहे हो? गैल्वनाइजिंग मतलब होता है कि मान लो ये अपनी एक छड़ है लोहे की, और इसको ऐसे बाहर डाल देंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे लग जाएगी जंग। तो गैल्वनाइजेशन में क्या करते हैं, इसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है, किसकी? जिंक की। इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाएगी और फिर इसका यूज़ किया जाएगा धड़ल्ले से कि अब बताओ अब कैसे जंग लगेगी, क्योंकि इस पर एक परत चढ़ गई, किसकी? जिंक की। Hg पारा एकमात्र द्रव धातु है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? थर्मामीटर में होता है और दवाइयों में होता है। इसके बाद आता है लेड सीसा। ये इसका उपयोग सबसे ज़्यादा, इसका उत्पादन होता है वहाँ पे राजस्थान में। ये सीसा ये भारी है और मुलायम है। इसका उपयोग होता है बैटरी में और एक्सरे परीक्षण में। कहाँ पे? अगर पूछा जाए एक्सरे परीक्षण में किस धातु का उपयोग होता है तो किसका बताओगे? शीशे का, लेड का। अब हम लोगों ने खनिज पढ़ लिया, धातु पढ़ लिया, अब आते हैं अपन लोग अयस्क पे, ओर पे। खनिज क्या होते हैं? खनिज जो प्राकृतिक रूप में अवेलेबल है, सब कुछ है, अच्छा है। मिट्टी जो है अपनी मृदा है, मिट्टी है, वो भी खनिज है, लेकिन वो अयस्क नहीं है। उसमें सोना चांदी जो भी पड़ा हो, लेकिन वो उससे उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको निकालना बहुत महंगा टास्क होगा। लेकिन ओर में ऐसा नहीं होता। ओर में क्या होता है? अयस्क वे खनिज हैं जिनसे धातु को लाभदायक रूप से कॉमर्शियली निकाला जा सकता है। प्रत्येक अयस्क एक खनिज होता है, परंतु प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होता है। समझ गए? खनिज, प्रत्येक अयस्क एक खनिज है, लेकिन प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं है। इसके बाद आते हैं प्रमुख धातुओं के अयस्क। अब प्रमुख, एक मिनट, प्रमुख धातुओं के अयस्क। अब इनके क्या क्या अयस्क है? ओर, अयस्क ओर, और खनिज को क्या होते हैं? मिनरल। लोहे के हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट। इनके नाम याद रखना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट। सबसे ज़्यादा लोहे का अच्छा अयस्क कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोहा मिलता है? वो है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट का रासायनिक फार्मूला Fa2O3, मैग्नेटाइट का Fa3O4 और सिडेराइट का FaCO3। ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? जो मैग्नेटाइट है वो भारत और स्वीडन में, हेमेटाइट झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक। लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है? मैग्नेटाइट। और सिडेराइट मिलता है यूरोप में। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। अगर आपसे पूछ दिया जाए, एग्जाम में आ जाए कि सिडेराइट किसका अयस्क है, तो सिडेराइट लोहे का अयस्क है। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का, याद ही हो गया होगा। कोरंडम किसका है? कोरंडम भी एल्युमिनियम का है। कोरंडम कहाँ मिलता है? भारत और अफ्रीका में। और बॉक्साइट झारखंड, MP और उड़ीसा में। इसके बाद आते हैं तांबा। तांबे के अयस्क का नाम है कॉपर पाइराइट, CuFeSO2, कॉपर पाइराइट। और मेलकाइट, जिसमें आइट, काइट, पाइट, पाइराइट, मेलकाइट किसका है? तांबे का। हेमेटाइट नहीं याद रखिए। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट लोहे का, कॉपर पाइराइट, मेलेकाइट ये तांबे का। ये कहाँ मिलता है? राजस्थान और झारखंड में। इसके बाद आता है जिंक। जिंक किसका है? जिंक ब्लेंड, SnZnS को क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। और कैलामाइन, कैलामाइन और जिंक ब्लेंड किसके हैं? ये हैं जस्ता के, जिंक के। कहाँ पे मिलता है? राजस्थान में। अब ये बचे हैं गोल्ड, सोना। सोना कैसा है? देशज सोना।
ये एयू और कहाँ पे मिलता है? कर्नाटक, कोलार की खान। केजीएफ मूवी देखी थी, केजीएफ, उसमें कोलार की खानें दिखाई गई थी, तो वो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। सीसा, सीसा का जो वो है, क्या बोलते हैं, अयस्क है, वो क्या है? गैलेना। अगर पूछा जाए सीसा का अयस्क क्या है तो बोल देना गैलेना। और पारे का क्या है? पारे का है सिनेबार। पीबीएस ये कहाँ मिलता है? शीशा राजस्थान में, ऊपर बताया था। और पारा ये कहाँ मिलता है? स्पेन और इटली में। अब इनके महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं? लोहे का सर्वश्रेष्ठ अयस्क मैग्नेटाइट है। इसमें 72% लोहा होता है। अभी इसका आगे आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, वहाँ सॉल्व करना। एल्युमिनियम का मुख्य ऑक्साइड क्या है? मुख्य ऑक्साइड बॉक्साइट है। दूसरा भी है, दूसरा भी है, लेकिन मेन क्या है? मेन है बॉक्साइट। तांबे का मुख्य अयस्क क्या है? तांबे का मुख्य अयस्क है कॉपर पाइराइट। एल्युमिनियम का पूछा जाए तो आप बताएंगे बॉक्साइट, और तांबे का पूछा जाए तो क्या बताएंगे? कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आगे जो हम लोगों ने वो देखा था ना, इंडेक्स, इंडेक्स के हिसाब से ही पढ़ते जा रहे हैं। अब आया है धातु और अधातु में अंतर। धातुओं के गुण आपने पढ़ लिए थे और अधातुओं के गुण भी पढ़ लिए थे। अब इसमें समझ लेते हैं, टेबल के फॉर्मेट में समझ लेते हैं ताकि इजी रहे। और अपने साथ में एक कॉपी रखना, अगर चाहना तो नोट करना, और ना जाना एग्जाम बहुत पास में है, इसे नोट करने की जरूरत नहीं है। आप इसकी पीडीएफ ले लेना और इसको पूरा एक बार में पढ़ जाना। इसमें क्वेश्चन भी दिए गए हैं लास्ट में, उनको भी पढ़ लेना, देन कंप्लीट। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में धातु क्या होते हैं? धातु ठोस होते हैं। और अपवाद में एक क्या है? पारा। पारा एक धातु है, लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है? द्रव, द्रव में रहता है। अधातु ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी हो सकते हैं। चमक, धात्विक में क्या होती है? चमक होती है। अधातु में क्या होती है? चमक नहीं होती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। हीरा, हीरा क्या है? हीरा अधातु है, लेकिन हीरे में क्या होती है? चमक होती है। कठोरता, अब धातु क्या है? धातु कठोर होती है, लेकिन सोडियम अपवाद है। सोडियम को आप चाकू से काट दो, इतना मतलब वैसा होता है, इसमें कठोरता नहीं होती है, ये अपवाद है। याद रखना बहुत अच्छे से, क्योंकि आपसे यही पूछा जाएगा। भंगुर होती है, ये कठोर होती है और ये कैसी होती है? भंगुर होती है। इनको अगर तुम पीट पीट के इनकी चादर बनाओगे या तार बनाओगे तो ये टूट फूट जाएंगी, क्योंकि संगमरमर है, अब्रक है, जिप्सम है, ये इससे कुछ आप चैन बना लोगे, अंगूठी बना लोगे, मशीन बना लोगे, कुछ नहीं बना पाओगे। तो ये कैसी है? भंगुर। भंगुर, भंगुर मतलब जो बिखर जाए। और हीरा इसका अपवाद है। हीरा को देखो ऐसे करके कटिंग करके तराश के उसको कितना खूबसूरत बनाया जाता है। तो हीरा इस भंगुरता का क्या है? अपवाद है। आघात वर्धनता, मेलिएबिलिटी, हाँ, इसको पतली चादर में बदल सकते हैं। किसको? धातु को। लेकिन इसको अधातु को नहीं बदल सकते, ये तो टूट फूट जाएगी। तन्यता, डक्टाइल, इससे तार बना सकते हैं, इसमें तन्यता होती है, तार बन जाएगा। इससे इससे नहीं बनेगा तार। विद्युत चालकता, ये विद्युत के सुचालक हैं, ये कुचालक हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है, जिससे हम लोग पेंसिल का एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कभी स्कूल में, कि इधर बैटरी लगाई, इधर तार लगाया, बीच में पेंसिल को दोनों तरफ से छील लिया, उसमें तार लगा दिया, तो देखा कि पेंसिल से क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई और बल्ब जल गया। तो ये एक्सपेरिमेंट कराया जाता है 8th 9th के बच्चों को शायद, या उससे भी कम 7th के बच्चों को। अब तो क्या पता 6 वालों कराने लगे हों। तो पेंसिल के अंदर जो होता है ना, वो ग्रेफाइट होता है, और उस एक्सपेरिमेंट से ये बताया जाता है कि देखो ये है तो अधातु, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी की क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की सुचालक है। जबकि अधातु में क्या होती है? कुचालक होती है। ऊष्मा चालकता, ऊष्मा चालकता में ये सुचालक होती है धातुएं, और अधातु में क्या होती है? कुचालक होती हैं। ध्वनि,
अब जैसे कोई धातु है, उसमें तुम ऐसे मारो कुछ भी तो उसमें टन टन की आवाज आएगी, लेकिन जो अधातुएं होती हैं उसमें टन टन की आवाज नहीं आएगी। ऑक्साइड प्रकृति, जो धातुएं होती है वो क्या होती है, क्षारीय होती हैं, बेस होती हैं। और जो अधातुएं होती हैं वो अम्लीय होती हैं, एसिडिक होती हैं। ठीक है। आयन, धातुओं पे आयन हमेशा कैटायन होता है, धनायन, धन क्या होता है, धनायन। और अधातुएं हमेशा ऋणायन होती हैं। धातुएं धनायन, अधातुएं ऋणायन, धातुएं क्षारीय, अधातुएं अम्लीय। धातुओं में टन की आवाज होती है, उसमें नहीं होती। धातुएं सुचालक, अधातुएं कुचालक। ऐसे करके याद कर लो। गलनांक याद नहीं करना है, एक्चुअली इसको समझना है। अगर समझ जाओगे ना तो फिर पॉइंट बना लोगे, लिख लोगे। गलनांक, इसका सामान्यतः उच्च गलनांक होता है और इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। जैसे पढ़ा था कि टंगस्टन का फिलामेंट बनाते हैं और फिर उसको बल्ब जलाते हैं, ये धातुओं से ही कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, हाई होता है। उदाहरण के लिए धातुओं के उदाहरण हैं एफी, फेरस, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम। अब ये देख लो, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये किसके हैं, अधातुओं के उदाहरण हैं। ऐसे समझ लो, ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल के इधर वाले ज़्यादातर एलिमेंट क्या हैं, धातु हैं, और इधर वाले क्या हैं, धातु हैं। ऐसा 100% नहीं है, इसलिए समझ। अब देखो महत्वपूर्ण अपवाद क्या है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप, विद्युत का सुचालक है, लेकिन क्या है, अधातु है। हीरा सबसे ज्यादा कठोर है, लेकिन ये क्या है, अधातु है। और पारा द्रव धातु है। और सोडियम इतनी हल्की है कि उसको चाकू से भी काटा जा सकता है, इतनी मुलायम है। अब आते हैं अपने लोग किस पे, मिश्र धातु पे। खनिज पढ़ा, धातु पढ़ा, अधातु पढ़ा, धातु अधातु में अंतर पढ़ा, अयस्क पढ़ा। अब पढ़ेंगे मिश्र धातु क्या होती है। जब 2-3 धातुओं को आपस में मिक्स करके कोई नई धातु बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं अलॉय। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का सजातीय मिश्रण, जिसे पिघली अवस्था में मिलाकर बनाया जाता है, पिघलाया जाता है फिर मिला के बनाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिश्र धातु। अब मिश्र धातु में आता है, मिश्र धातु बनाने के उद्देश्य, क्या उद्देश्य रहे होंगे, क्यों लोगों ने ऐसा किया 2 धातुओं को मिक्स करें। ये जो धातु का मिक्स करने का जो वो है ना, टिन वगैरह, ये कब से चला आ रहा है, ये चला आ रहा है वैदिक युग से भी पहले। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे मतलब उनको बर्तन, ऐसे सिक्के मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि उन लोगों को मिश्र धातु बनाना आता था। मतलब जब कब सभ्यता जब शुरुआत हुई थी तब की बात कर रहे हैं। ये ऐसे वहाँ पे खनन करने से ऐसी चीज़ें पता चली हैं। सोचो कितनी पुरानी टेक्निक है, कितनी पुरानी टेक्निक से हम लोग क्या क्या करते हुए चले आए हैं, कैसे सभ्यता धीरे धीरे विकसित हुई है। आगे पढ़ते हैं। मिश्र धातु बनाने के उद्देश्य क्या रहे होंगे। धातु की कठोरता बढ़ाना, अगर कोई धातु है उसकी कठोरता को बढ़ाना है तो उसमें क्या कर दिया, उसमें मिश्रण कर दिया। लोहे में कार्बन मिलाकर स्टील बना देते हैं, स्टील और ज़्यादा मजबूत है। लोहा तो मजबूत है लेकिन उसमें अगर कार्बन मिला दिया तो वो स्टील बन गया और वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। संक्षारण प्रतिरोधी, मान लो उसका डिके हो रहा है, वो नष्ट हो रही है, लोहे के बर्तन है धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, तो उसको क्या किया, उसको स्टेनलेस स्टील बना दिया। अपने घरों में अभी जो बर्तन यूज होते हैं ना वो स्टेनलेस स्टील के हैं। स्टेनलेस स्टील में क्या करते हैं कि लोहा को और क्रोमियम को और कार्बन को और निकेल को, इनको मिक्स कर देते हैं। लोहा, क्रोमियम और कार्बन और निकेल, इनको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसका क्षरण नहीं होता है। गलनांक घटाना, लेड और
टिन को मिला लिया तो उसका क्या होगा, गलनांक घट जाएगा। अब उसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। विशेष गुण प्राप्त करना, मान लो उसका कोई एक धातु का कुछ स्पेशलिटी है, दूसरी धातु की कुछ और स्पेशलिटी है, दोनों को मिक्स कर दिया तो कोई और ज़्यादा अच्छा कोई धातु मिल रही है। ठीक है, वो कैसी धातु होगी, मिश्र धातु होगी। प्रमुख मिश्र धातुएं और उनके उपयोग। अब ये कुछ मिश्र धातुओं के नाम बताए गए और उनके उपयोग क्या है, मतलब हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो मिश्र धातु बनाए। तो देखो क्या जरूरत पड़ी। इस्पात, स्टील को कैसे बनाया, लोहे में कार्बन को मिला दिया, ठीक है, और क्या बना लिया, स्टील बना लिया। इसका उपयोग करते इमारत में, रेलिंग वगैरह लगते हैं, कहते हैं लोहे की रेलिंग भी लगती है, लेकिन लोहे की रेलिंग क्या होती है कि उसमें इतनी चमक भी नहीं होती है। दूसरा, उस पर बारिश होगी, ये होगा वो होगा, अगर उस पर पेंट नहीं हो, पेंट उसका हट गया, बारिश हुई तो उसमें जंग लग जाएगी। लेकिन स्टील की एक बार अगर आपने रेलिंग लगवा दी तो वो बहुत दिनों तक वैसी रहती है, चमक भी वैसी रहती है। तो स्टील में इमारत में यूज़ होता है, रेलवे में यूज़ होता है, देखा ही होगा आपने, मशीनें बनती हैं, वाहन बनते हैं। दूसरा है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम और निकेल मिला दिया जाता है, उससे क्या बनता है, रसोई के बर्तन बनते हैं, सर्जिकल उपकरण बनते हैं। अब सर्जिकल उपकरण बनने के लिए तो स्टेनलेस स्टील बहुत ज़रूरी है। मान लो लोहे का कोई उपकरण यूज़ किया, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद उसको रख दिया, दूसरी बार जब डॉक्टर ने उठाया देखा अरे उसमें तो जंग लगी है, तो स्टेनलेस स्टील किस लिए बहुत ज़रूरी है, सर्जिकल उपकरण के लिए भी। पीतल बनाया, कैसे बनाया, कॉपर 70% ले लिया और जिंक 30% ले लिया और उसको मिक्स कर दिया तो क्या बना दिया पीतल के बर्तन बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, संगीत वाद्य यंत्र बनते हैं। अगला आता है अपना कांसा में 88% कॉपर होता है और टिन होता है 12%, और इसको मिला देते हैं तो मूर्तियां, सिक्के, मंदिर में जो घंटियां होती हैं वो किसकी होती हैं, कांसे की, ब्रॉन्ज की। अब आता है सोल्डर कैसे बनता है, 50% लेड और 50% टिन, क्या 50% लेड और 50% टिन बन गया सोल्डर। मिश्र धातु कौन सी है, सोल्डर। इसका उपयोग करते हैं विद्युत सर्किट को जोड़ने में, जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनके पास होता है, एक ये विद्युत सर्किट है, एक वो विद्युत सर्किट, इनको आपस में दो तारों को जोड़ना है तो किस धातु से जोड़ेंगे, सोल्डर मिश्र धातु से जोड़ेंगे। अब ये देखो आ गया, ये जो भूल रहे थे ना, वो भूल रहे थे मैग्नीशियम और मैग्नीज, तो डूरालूमिन है। डूरालूमिन क्या है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो एल्यूमिनियम जो है वो 95% है, कॉपर जो है वो 4% है और ये मैग्नीज और मैग्नीशियम है 0.5%। और इससे क्या बनाते हैं, विमान, अंतरिक्षयान। इससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड है और बहुत हल्का है ताकि इनको उड़ने में मदद मिले। जर्मन डूरालूमिन, अगर क्वेश्चन आ जाए कि डूरालूमिन मिश्र धातु से क्या बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, विमान बनाते हैं। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक, निकेल मिला दिया, जर्मन सिल्वर बन गई। सजावटी सामान और सिक्के बनाते हैं। अब जर्मन सिल्वर इसका नाम क्यों पड़ा, इसमें तो कोई सिल्वर मिला ही नहीं, AG तो कहीं नहीं मिला, AG तो मिला ही नहीं, सिल्वर तो कहीं मिला ही नहीं, लेकिन इसको जर्मन सिल्वर क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिल्वर जितना चमकदार होता है, बाकी इसमें सिल्वर नहीं मिला होता है। नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम मिला दिया जाता है, नाइक्रोम बन जाता है। और विद्युत का हीटर बनाते हैं, नाइक्रोम। अभी सर्दी आएंगी फिर सब हीटर जलाएंगे, तापेंगे, तो वो जो अंदर एक तार होता है ना जो खूब ऐसे रेड 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 चमक रहा होता है, यूं 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 यूं, तो वो किसका बनता है, नाइक्रोम का बनता है। और उसमें निकेल होता है और क्रोमियम होता है। मिश्र धातु पढ़ लिया अपने लोगों ने, हैं, डन हो गया। इस वीडियो को एक दो बार अच्छे से देख लेना ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, और एक बार देख लेना और इसके बाद इसकी PDF ले लेना, PDF को एक बार पढ़ डालना, हो गया कंप्लीट। धातुओं का निष्कर्षण, अब ये सारा कुछ पढ़ लिया, अयस्क पढ़ लिया, धातु पढ़ लिए, खनिज पढ़ लिए, लेकिन अभी इनका निष्कर्षण कैसे करेंगे, अयस्कों से धातु कैसे निकालते हैं, ये कौन कौन सी विधियां हैं अभी पढ़ते हैं।
अयस्कों से धातुओं को निकालने और उन्हें शुद्ध करने की विधिया प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म, मेटलर्जी। मेटलर्जी अयस्कों से धातु निकालना, पहले तो निकाल लिया, फिर अब निकालने के बाद उसको शुद्ध भी तो करना है। अगर गोल्ड मिला है या लोहा मिला है तो वो कितना परसेंट शुद्ध है, 90% है, 80% है, तो उसको शुद्ध करना। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरी प्रोसेस कहते हैं हिंदी में धातु कर्म और इंग्लिश में कहते हैं मेटलर्जी। धातु निष्कर्षण के चरण, अब पहला चरण है, फिर दूसरा चरण है। पहले चरण में क्या करते हैं? अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क में मिली अशुद्धियों को दूर करना। अभी ये नॉर्मल तरीके से, फिजिकल तरीके से चीज़ें होंगी, फिर होंगी क्रिया करके, रासायनिक क्रिया होगी, फिर इलेक्ट्रोलिसिस होगी, फिर ये, फिर वो, और ज़्यादा कितना कितना धीरे धीरे उसको और ज़्यादा शुद्ध, और ज़्यादा शुद्ध, और ज़्यादा शुद्ध करते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो, हस्त चयन, हाथ के द्वारा बड़ी बड़ी अशुद्धियों को अलग कर दिया। मान लो दो अयस्क हैं, उसमें दो चीज़ें, एक को अलग रख दिया, एक को अलग रख दिया। मतलब ये लोहा है और ये मान लो इसमें कुछ मिला है, इसमें माइका मिला है, अब्रक मिला है, तो लोहे को अलग हटा दिया, इसको अलग हटा दिया। ये हाथ से सिंपल प्रोसेस है। फिर आता है गुरुत्व पृथक्करण। गुरुत्व पृथक्करण में क्या होता है? गुरुत्व पृथक्करण में एक ऐसे टेबल सी होती है, ऐसे यूं टेबल है, मान लो ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है। टेबल में क्या करते हैं? घनत्व के अंतर में अलग अलग भार होता है, घनत्व में अंतर होता है। तो इसमें जो पाउडर है, जो भी अयस्क है, उसको पीस लिया पीसने के बाद अशुद्धियों को क्या बोलते हैं? अशुद्धियों को बोलते हैं गैंग। ठीक है, पीसने के बाद उस पाउडर को यहाँ पे डाला, और क्या डाला? पानी को डाला। तो जो धातु होगी वो यहाँ पे बैठ जाएगी, और जो अशुद्धि होगी हल्की होगी, उसका जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, कोई जरूरी नहीं धातु का, जिसका घनत्व ज़्यादा वो यहाँ बैठ जाएगा, और जिसका घनत्व कम होगा वो पानी के साथ बह जाएगा, नीचे गिर जाएगा, और उसको अलग कर लेंगे। तो ये गुरुत्व पृथक्करण विधि हो गई। इसके बाद आती है चुंबक पृथक्करण विधि। कौन सी विधि? चुंबकत्व पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण में क्या होता है कि ऐसे करके एक रोलर होता है, यूं ऐसे करके रोलर होता है। ये इनकी सारी आप अच्छे से फोटो देख लेना गूगल पे सर्च कर करके, क्योंकि ये PDF है मैं जिससे पढ़ा रही हूँ, और इसमें मैंने फ़ोटो नहीं लगाई है। तो आप इसका ऐसे करके गूगल सर्च जाना, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैं जो बता रही हूँ, और फिर उसको फ़ोटो के साथ पढ़ना। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि मान लो दो प्रोडक्ट हैं, एक अशुद्धि है, एक गैंग है, और एक अपनी धातु है। अब इसमें से जो धातु है वो चुंबकीय होगी, उसमें चुंबकत्व का गुण होगा, और इसमें क्या होगा कि ऐसे करके एक रोलर होगा। अब ये इसमें डाली जाएगी, ठीक है, ये रोलर चलता रहेगा, और जो धातु वाला होगा वो ये चुंबकीय होगा, तो धातु वाला जो होगा वो इससे चिपक जाएंगी, धातु इससे चिपक जाएंगी, और जब इससे छूटेंगी तो यहीं गिर जाएंगी, यहीं पे चिपकी है ना, तो यहीं गिर जाएंगी। और जो अशुद्धि है, जो गैंग है, वो दूर गिरेगी। वो कहाँ गिरेगी? दूर गिरेगी, और जो धातु है वो यहीं पास में गिर जाएगी। तो ये चुंबकीय पृथक्करण विधि हो गया। फेन प्लावन विधि। फेन प्लावन विधि क्या होती है कि एक ऐसे करके टैंक लिया, इस टैंक में भर दिया पानी। क्या भर दिया? पानी। और ये फेन प्लावन विधि का दूसरा नाम होता है अगर आपके एग्जाम में आ जाए, झाग उत्प्लावन। झाग उत्प्लावन विधि क्या होती है, या फिर पूछते फेन प्लावन विधि, उत्प्लावन विधि क्या होती है, तो दोनों एक ही हैं, एक ही तरीके से दोनों को समझना है। दो नाम अलग अलग है बट हैं एक ही। और फेन प्लावन विधि से क्या करते हैं? सल्फाइड अयस्कों को अलग करते हैं। किन अयस्कों को? सल्फाइड अयस्कों को। तो ये ऐसे टैंक है, इसमें टैंक में भर दिया पानी। पानी भरने के बाद इसमें डाल दिया क्या? ऐसे करके ऐसे करके फ्लोटेशन वाला ये लगा होता है, ठीक है। इसका एक फ़ोटो देख लेना और उसको ड्रॉ कर लेना पेपर पे, ताकि जब आप इसके बारे में लिखो फेन प्लावन विधि, तो इसका एक डायग्राम बना दो, तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। इसमें डाल दिया अपन लोगों ने चीड़ का तेल। किसका तेल? चीड़ का। और पोटेशियम एथिल जेनथेट। पोटेशियम एथिल जेनथेट, दो चीज़ें डाली हैं। चीड़ का तेल डाला है और पोटेशियम एथिल जेनथेट डाला है। इसको डालने के बाद फिर क्या करेंगे
ये से घूम जो झाग में मिलने वाला होगा, जैसे जो अपना धातु है उसको पाउडर, धातु जो है वो इसमें किस किस फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, चूड़ के फॉर्म में है। और इसका ऐसे ये घूमेगा घूमेगा तो झाग बनेगी, और जो झाग में ही आ जाएगा क्या, झाग में ही आ जाएगी अपनी धातु, और वो उसके साथ में, क्योंकि वो तेल में घुलनशील है तो आके निकल जाएगी, और जो अशुद्धि है, जो गैंग है, वो नीचे बैठ जाएगी। कहाँ पे, नीचे पानी में बैठ जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, फेन प्लावन विधि बोलते हैं। अब इसमें किसका अयस्क होता है, सल्फाइड अयस्कों का। अगर पूछा जाए कि सल्फाइड अयस्कों को अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, तो फेन उत्प्लावन विधि या फ्रोथ फ्लोटेशन विधि। चुंबकीय अयस्कों को अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि। घनत्व में अंतर है, अगर अशुद्धि और धातु के घनत्व में अंतर है तो किस विधि से अलग करेंगे, गुरुत्व पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन से। और ये हाथ से तो पता ही है। इसके बाद आता है लीचिंग, रासायनिक विधि से अयस्क घोलना। लीचिंग में क्या करते हैं कि इनको क्या किया, जिसमें ये घुल जाए, मतलब कोई ऐसा अयस्क डाला कि जिससे ये क्या हो जाए, तो ये है लीचिंग। इसको बोलते हैं निछालन विधि, रासायनिक विधि से अयस्क को घोलना। इसमें क्या करते हैं, ओर को लिया, किसी अयस्क को लिया, अयस्क को एक अयस्क को पाउडर के फॉर्म में लिया, ठीक है, और एक रासायनिक विलयन में इसको मिलाया। मिलाने के बाद जो धातु होगी वो उस रासायनिक विलयन में घुल जाएगी। ये रासायनिक विलयन है, और वो धातु इसमें क्या होगी, घुल जाएगी। और अशुद्धि जो होगी वो इसमें नहीं घुलेगी, वो क्या हो जाएगी, नीचे बच जाएगी। जैसे मान लो अपन लोग क्या करें, पानी ने और पानी में वो मिला दे, क्या बोलते हैं, नमक मिला दे, तो नमक तो उसमें मिल गया, लेकिन जो अशुद्धि है वो उसमें नहीं मिलेगी, वो नीचे बैठ जाएगी। और फिर पानी को बाहर निकाल लें और उसको वेपोरेट कर लें और नमक को फिर से अलग कर लें। ऐसे इस तरीके से होता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका लीचिंग, निछालन। अब इसके बाद आते हैं चरण 2। एक चरण में कितनी कितनी प्रोसेस थी, अब आते चरण 2 में। धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, भर्जन और कैल्सिनेशन। भर्जन और कैल्सिनेशन तो मैं बताऊंगी, इससे पहले मैंने आपको ऊपर बता दिया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं, अब ये समझ में आ जाएगा। भर्जन, सल्फाइड अयस्क को वायु में गर्म करना, ऑक्साइड बनता है। सल्फाइड अयस्क को वायु में गर्म करने से क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। ये जिंक सल्फाइड है, इसमें O2 से रिएक्शन हुई तो ZnO बन गया, ऑक्सीजन क्या हो गई, जुड़ गई। ऑक्सीजन जुड़ गई तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। लिखा, धातु का ऑक्साइड में परिवर्तन, ऑक्सीडेशन हो गया। और ये S जो है वो ऑक्सीजन को लेके SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। वही इसके साथ हुआ PbS और O2, तो ये बन गया लेड ऑक्साइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड ये इधर बन गया। तो इसने भी PbS सल्फर हटा दिया, ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे भी सल्फर, इसने जिंक हटा दिया, ऑक्सीजन ले लिया। अब आते हैं कैल्सिनेशन। एक मिनट, अगला पॉइंट है समीकरण, ये भी देख लो। कैल्सिनेशन में क्या है, कैल्सिनेशन में ZnCO3, अब ये ZnO हो गया और CO2 निकल गया, इसको भी क्या हो गया, ऑक्सीजन, और CaCO3, ये CO और C। कैल्सिनेशन, कार्बोनेट अयस्क का वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना। भर्जन मतलब वायु की उपस्थिति में गर्म करना, कैल्सिनेशन मतलब वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना, याद रखना। भर्जन मतलब सल्फाइड अयस्क को वायु में गर्म करना, इससे क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। और कैल्सिनेशन मतलब कार्बोनेट अयस्क, अयस्क क्या है, कार्बोनेट अयस्क है। ZnCO3 क्या है, कार्बोनेट है। और कार्बोनेट को वायु की अनुपस्थिति में जब गर्म किया तो फिर ये ZnO हो गया और ये ऑक्सीजन CO2 अलग हो गया। अब आते हैं, हुआ दोनों जगह क्या, दोनों जगह ही ऑक्सीडेशन हुआ,
लेकिन एक को वायु की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन हुआ, एक की वायु की अनुपस्थिति में ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन था, उनको तो बस, और इनके पास ऑक्सीजन था नहीं, इनके पास सल्फर था। अब आते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में इनसे ऑक्सीजन हटेगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी नहीं, ऑक्सीजन हटेगी। देखो कैसे, कार्बन कोक से अपचयन। अब ZNO है, ZNO और कार्बन, ZNO कार्बन की रिएक्शन हुई तो ZN को उसने अलग फेंक दिया और अपना ऑक्सीजन के साथ जुड़ लिए और क्या बना लिए? कार्बन मोनोऑक्साइड। कहते तुम हटो, अपन तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में ज़्यादा खुश हैं। हाइड्रोजन का अपचयन। अब CuO है, H2 है, अब इसने ऑक्सीजन को भगा दिया। ऑक्सीजन का हटना क्या है? रिडक्शन। ऑक्सीजन को भगाया कि चलो तुम निकलो, तो ये CuO हो गया और ये H2O वाटर बन गया। इधर कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, इधर वाटर बन गया। यहाँ पे हाइड्रोजन का अपचयन हुआ है। विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। अत्यधिक क्रियाशील वस्तुओं के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। अब इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि मान लो ये ऐसे है, ठीक है, एक ये रॉड है, ये रॉड है, ठीक है, यहाँ पे जुड़ी है अपनी बैटरी, ठीक है, इसमें बैटरी चाहिए होती है, कैथोड चाहिए और एनोड चाहिए, ठीक है, एनोड निगेटिव चार्जेस और कैथोड पॉजिटिव चार्जेस, और ये जार चाहिए, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब पास करी जाएगी तो यहाँ पे मान लो पानी भरा है, यहाँ पे पानी भरा है H2O, तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कंपाउंड को उसके मेन एटम के फॉर्म में तोड़ देना। अब H2O है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करी जाएगी तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को अलग कर देगा और ऑक्सीजन को अलग कर देगा। ये काम है इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है। अत्यधिक क्रियाशील धातुओं के लिए इसका उपयोग होता है। अब आते हैं शोधन पे, रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, विद्युत रिफाइनिंग, ये बताया ना ऊपर। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि इससे शुद्धि कैसे होती है? मान लो कैथोड की रॉड है, ये ऐसे कर, कैथोड की रॉड पतली है, ठीक है, और जो एनोड की रॉड है वो है मोटी। ये अशुद्धि की रॉड है, किसकी? अशुद्धि की रॉड है, और ये है शुद्ध रॉड। तो अशुद्धि, ये इससे क्या होगा? जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे तो ये इसके जो ये धातु है, इसके जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कैथोड है, वो इसमें निकल जाएंगे और ये इस पे जाके जुड़ने लगेंगे। किस में जुड़ने लगेंगे? इस पे, कैथोड पे जुड़ने लगेंगे, और ये धीरे धीरे पतली हो जाएगी और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। आसवन विधि मतलब कि डिस्टिलेशन, HgZn का मरकरी और जिंक का शोधन। आसवन विधि, ये इसमें आसवन विधि का सबसे पहली बात तो आसवन विधि में क्या है? इसमें दो द्रवों को अलग करते हैं, दो द्रव, ऐसा नहीं कि एक ठोस है एक वो है, दो द्रव अलग करने, तो आसवन विधि से अलग करेंगे। और आसवन विधि का डायग्राम देख लेना। इसमें क्या करते हैं कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो गर्म करने का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। आसवन विधि से क्या करते हैं अपन लोग, जैसे मान लो ये है, ठीक है, इसका, और यहाँ पे एक ऐसे करके एक ऐसे ट्यूब गई है, ठीक है, और यहाँ पे गर्म किया, इसको गर्म किया, ये दो लिक्विड हैं। अब ये दो लिक्विड में एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, जैसे ही गर्म किया तुरंत ये भाप बनने लगा, भाप बन के ये इधर चला गया, और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो इसको मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट 30 है, तो 30 पे गर्म किया, एक लिक्विड उड़ा और यहाँ पे गया, कंडेंस हो गया, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, एक तो इधर रह गया ना, एक इधर पहुँच गया, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस, आसवन विधि। और इस आसवन विधि से किसको अलग करते हैं? दो द्रवों को अलग करते हैं। और जो अपन लोग जो वो होता है ना, इन्वर्टर है, बैटरी, इन सब में जो पानी यूज़ होता है ना, डिस्टिल वाटर जो यूज़ होता है, वो डिस्टिल वाटर किस विधि से बनता है? आसवन विधि से बनता है। और जहाँ से मैं हूँ, फिर से बता रही हूँ, जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे
अब तो बता ही दोगे। वहाँ पे इत्र बनता है और वो इत्र जो फूल है वहाँ से खुशबूदार जो तेल निकाला जाता है, वो भी तेल किस विधि से निकाला जाता है? इसी आसवन विधि से निकाला जाता है। अब तो बता ही लोगे कि मैं कहाँ से हूँ। और जो शराब है, अल्कोहल है, शराब को शुद्ध किया जाता है कि उसमें कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज मिक्स हैं, तो उसको भी आसवन विधि से प्योर किया जाता है। डन। अब आते हैं क्षेत्र परिष्करण अत्यंत शुद्ध हेतु सेमी कंडक्टर जोन रिफाइनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोन रिफाइनिंग। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो ये एक चिप है, ये एक चिप है, अब इसको यहाँ से जोन रिफाइनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं कि इसकी रिफाइनिंग होती जाती है, अशुद्धि जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है। मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, ये अशुद्धि इधर बढ़ती चली गई, यहाँ पे जाके इकट्ठा हो गई। अब ये पूरा 99.99% अशुद्ध हो गया और इसको क्या किया, काट के अलग कर दिया। ये जो अशुद्धि थी इसको काट के अलग कर दिया। अब जोन रिफाइनिंग का जो काम है आजकल की अपने मॉडर्न युग में, जोन रिफाइनिंग का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। और इससे क्या बनाते हैं, सेमी कंडक्टर बनाते, चिप बनाते, कंप्यूटर की चिप है, सोलर की चिप है, गाड़ियों में जो चिप यूज़ होती है, तो इसको बहुत ज़्यादा शुद्ध यूज़ होता है। इसमें जरा सी भी अशुद्धि हुई तो डिवाइस जो होगी वो क्या हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी। इसमें ऐसे जर्मेनियम है ये वगैरह, इसको क्या करते हैं, इसी प्रोसेस से मतलब शुद्ध करते हैं, जोन रिफाइनिंग क्षेत्र परिष्करण विधि से, ठीक है। अब अपना ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर से बने हैं। लोहे का निष्कर्षण कैसे होते हैं? लोहे का निष्कर्षण करते हैं वात्या भट्टी से। किससे? वात्या भट्टी से, परावर्तनी भट्टी से, विद्युत भट्टी से। तो ये पढ़ने जा रहे हैं वात्या भट्टी। वात्या भट्टी में कच्चा माल डालते हैं। कच्चे माल में क्या होता है, हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का। मैग्नेटाइट किसका है? लोहे का। बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, ये ऐसे करके ऊपर पढ़ाए थे ना। कोक, और क्या डालते हैं? कोक डालते हैं और चूना पत्थर डालते हैं। चूना पत्थर जो है वो किसका काम करता है? चूना पत्थर मिक्स होता है, अभी आगे पढ़ेंगे इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, मज़ेदार वात्या भट्टी। इसका फिगर डायग्राम देख लेना वात्या भट्टी का, और अगर बनाना सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है, बना दोगे तो वेल एंड गुड। वात्या भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस, ऊपर से कच्चा माल, नीचे से गर्म वायु। वात्या भट्टी है, वात्या भट्टी में ऊपर से कच्चा माल डाला। कच्चे माल में क्या क्या है? कच्चे माल में है हेमेटाइट, कोक और चूना। हेमेटाइट, कोक और चूना, 3 चीज़ें हैं। ये वात्या भट्टी में ऐसे करके डाले, ठीक है। ऊपर से तो कच्चा माल डाल रहे हैं, नीचे से गर्म वायु फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पे गर्म वायु का फ्लो कर रहे हैं। अब क्या है कि जो हेमेटाइट है, कोक जो है वो कार्बन मोनो, गर्म वायु डाली तो जो कोक था वो किस में बदल गया? वो गर्म वायु मिली तो कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल गया। अब ये मैग्नेटाइट कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने से देखो अपना ये लोहा, फेरस, लोहा तो अलग हो गया, और इधर अपचयन किसका हो गया? रिडक्शन। अपचयन रिडक्शन पढ़ाया था। इससे क्या हो गई? ऑक्सीजन हट गई, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहा जाता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ? अपचयन हुआ है। ऑक्सीजन, जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड आया तो आयरन ने बोला कि चलो अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से निकलो, ऑक्सीजन तुम्हारा कोई काम नहीं, मैं अपना सिंगल रहूँगा। तो ये अपना अकेले लोहा बन गया, शुद्ध हो गया, और ये कहाँ चले गए? ये बन गए कार्बन डाइऑक्साइड। निचले क्षेत्र में क्या हो रहा? निचले क्षेत्र में कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये बन गया, ये कन्वर्ट हुआ CaO और CO2, ये बन गया स्लैग, कूड़ा, अशुद्धि, गैंग। और ये काम किसने किया? ये काम किया है, ये अशुद्धि के साथ मिक्स हो जाता है। कौन? चूना पत्थर। ये चूना पत्थर है, CaCO3। इसने तो इसके साथ रिएक्शन करी, और रिएक्शन करके Fe2O3 था, और ये CO ने इसके साथ रिएक्शन करी, इसको अकेला कर दिया, और ये दोनों मिलके क्या बना लिए? ये दोनों मिलके बना लिए CO2।
और आयरन को अलग कर दिया। आयरन अपना मौज में किया, हाँ अब मैं अकेला हूँ। लेकिन जो चूना पत्थर था, चूने पत्थर अशुद्धि के साथ मिक्स हो गया, अशुद्धि के साथ मिक्स होकर बना लिया इसने स्लैग, और ये नीचे बैठ गया। अब पूछा जाए कि वात्या भट्टी से बन के प्रोडक्ट क्या आया, बन के प्रोडक्ट आया है पिग आयरन, ढलवा लोहा और थारू स्लैग। अब ढलवा लोहा को जब और ज़्यादा, पिग आयरन बन गया, अब पिग आयरन को और ज़्यादा शुद्ध किया जाएगा। जब इसको और ज़्यादा शुद्ध किया जाएगा तब बन जाएगा क्या, इस्पात। इस्पात बनेगा। इसको इस्पात बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका, पिग आयरन का। पिग आयरन का उपयोग करते हैं इस्पात बनाने के लिए। और वात्या भट्टी के जो कच्चे वो हैं, कच्चा माल है, कच्चा माल में क्या है, कोक है, चूना पत्थर है, और क्या है, मैग्नेटाइट है, Fe2O3। अब ये 2016 से 2024 तक इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन अभी तक बने हैं वो सारा कुछ इसमें दिया गया। अब इसकी करेंगे अपन लोग प्रैक्टिस, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। पहला क्वेश्चन है, समय को ना बर्बाद करते हुए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बताया था अभी, द्रव अवस्था में है तो ये धातु, लेकिन रूम टेम्परेचर में महाराज जी कैसे रहते हैं, ये रहते हैं द्रव अवस्था में। इनका क्या आंसर होगा, मरकरी, पारा, जो समान तापमान पर 20 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये थर्मामीटर और दवाइयों में उपयोग होती है, और यहाँ होती भी नहीं, कहाँ पे, यूरोप वगैरह में पाई जाती है। लोहे का अयस्क कौन सा है। तो लोहे का सर्वश्रेष्ठ अयस्क, अयस्क तो हेमेटाइट भी है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अयस्क कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ अयस्क है मैग्नेटाइट। इसमें 78% तक क्या होता है, लोहा होता है, 72%। और हेमेटाइट में कितना होता है, 70, और मैग्नेटाइट में 72। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, एल्युमिनियम का जो मेन अयस्क है वो क्या है, बॉक्साइट। क्या है, बॉक्साइट। अब ये आप सर्च करना, कोरंडम, फेलिस्पर और क्रायोलाइट, ये किसके अयस्क हैं, सर्च करके नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, ठीक है। अरे यार ये पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। तो पीतल कॉपर और जिंक। कॉपर कितना, 70%, जिंक 30%। तो कॉपर और जिंक मिलके क्या बनता है, पीतल। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सा है, चांदी। लेकिन चांदी के हम लोग क्या नहीं कर सकते, चांदी के तार नहीं बना सकते, लेकिन सबसे चालक कौन सा है, सबसे चालक चांदी है। इसलिए अपने लोग क्या करते हैं, तांबे का तार यूज करते हैं, क्योंकि चांदी पड़ती है महंगी। कांसा किन धातुओं का मिश्रण है। कांसा किससे बनता है, कॉपर और टिन, तांबा और टिन, तांबा और टिन मिला के क्या बनता है, कांसा, ब्रॉन्ज बनता है। इसका उपयोग मूर्तियां, घंटियां और सिक्के बनाने में होता है। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता मैलिएबल धातु कौन सी है, सोना। जिससे क्या करते हैं, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। मतलब वो डक्टाइल तार बनाने की जो स्पेशलिटी है उसको बोलते हैं डक्टाइल। यहाँ पे क्या है, चादर बनाने की। 1 किलोमीटर सोने तार से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। समझ गए। अब अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है। निम्नलिखित कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। तो पढ़ा ही था, माइका है, अब्रक है, जिप्सम है। जो माइका है वही अब्रक है। तो हेमेटाइट तो लोहे का है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, मैग्नेटाइट भी लोहे का है। जिप्सम जो है वो अधात्विक खनिज है, धात्विक नहीं है, इससे धातु नहीं बनती है। अम्लराज बोला था, अम्लराज की भाई कहीं पे भी नहीं पिघल रहे हो, इतने सख्त तो नहीं हो, कहीं पे तो पिघलोगे। तो सोना कहाँ पे पिघलता है, अम्लराज में। अम्लराज में कौन सी धातु घुलती है, सोना। और अम्लराज का फॉर्मूला क्या है, 3HCl HNO3, आगे भी 3 और इधर HNO3, याद रखना 3HCl प्लस HNO3, ठीक है, 3 याद कर लो फार्मूला ये अम्लराज का। जंग लगना किस प्रकार की किया है, क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, और रिडक्शन मतलब अपचयन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण और रिडक्शन मतलब अपचयन। तो जंग लगना कैसी प्रक्रिया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आके क्या होती है, जुड़ जाती है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो आके
जुड़ गई। अगला पॉइंट, अब आते अति लघुत्तरीय 2 अंकों वाले क्वेश्चन। इनको तो मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का, इनका मन कर रहा है कि पीडीएफ दे दें आप उससे समझ लें, लेकिन ठीक है एक बार रीड कर देते हैं। खनिज और अयस्क में अंतर बताया ही था। खनिज पृथ्वी में प्रकृति रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है जिसकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है, ठीक है। अयस्क वह खनिज हैं जिससे धातु को लाभदायक रूप से निकाला जा सकता है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। जो धूल मिट्टी पड़ी है वो अयस्क थोड़ी हो जाएगी, वो क्या है, वो खनिज है। आघात वर्णिता और तन्यता क्या है? आघात वर्णिता मैलिबिलिटी, जिससे चादर बना ले। तन्यता जो डक्टाइल, जिससे तार बना ले। सबसे ज़्यादा आघात वर्णिता और तन्यता किस में होती है? सोने में होती है। मिश्र धातु क्या होती है? 2 उदाहरण लिखिए। मिश्र धातु मतलब कि 2 धातुओं को सजाती है, मिश्रण को पिघला के जो बनाया जाता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। और पीतल है जैसे कि उसमें कॉपर और जिंक मिला लिया, और इस्पात जिसमें आयरन और कार्बन मिला लिया। ऐसे 2 एग्जाम्पल हो गए। धातु की क्रियाशीलता श्रेणी का क्या क्रम है? क्रियाशीलता श्रेणी से पता चलता है कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है। शुरुआत में क्या था? के, अंत में क्या था? प्लेटिनम, उससे पहले क्या था? गोल्ड, उससे पहले क्या था? सिल्वर, उससे पहले क्या था? मरकरी, उससे पहले क्या था? ऐसे करके उसको जो बताई थी ना, यूं 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 करके उसको याद कर लेना। जंग क्यों लगती है? इसे कैसे रोकें? तो जंग किस लिए लगती है? लोहे पर वायु और जल की उपस्थिति से जंग बनती है। FeO3 रोकने से रोक कैसे सकते हैं? उस पर पेंट कर दो या गैल्वनाइजेशन से जस्ते की परत चढ़ा दो। गैल्वनाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसमें क्या करते हैं, ऐसे रॉड होती है, मान लो ये आयरन है, आयरन पे जिंक चढ़ा दिया, आसपास जिंक चढ़ा दिया, तो अब क्या होगा, उस पर जंग नहीं लगेगी। तेल या ग्लिसरीन लगा दो। मिश्र धातु बनाना, स्टेनलेस स्टील बना दो उसका, तो उसमें क्या होगी, जंग नहीं लगेगी। रोकने के 4 कारण हैं। पहला, पेंट कर दो, सबको पता है। गैल्वनाइजेशन कर दो, जस्ते की जिंक की उस पर परत चढ़ा दो। तेल लगा दो, ग्रीस लगा दो, या उसकी मिश्र धातु बना करके लोहे के बर्तन नहीं इस्तेमाल करेंगे, अब स्टेनलेस स्टील के बर्तन इस्तेमाल करेंगे, उस पर स्टेनलेस स्टील लगा दो। अब लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करिए। बता चुके हैं, बस एक एक बार पढ़ दे रहे हैं। इसमें धातु में चमक होती है, धातु में चमक नहीं होती। हीरा अपवाद है। विद्युत सुचालक होते हैं, विद्युत कुचालक होते हैं, इसमें ग्रेफाइट अपवाद है। आघात वर्णता और तन्यता होती है ये, लेकिन इसमें नहीं होती। ये क्या होते हैं, ये भंगुर होते हैं। क्षारीय ऑक्साइड, ये क्षारीय होते हैं, और ये अम्लीय ऑक्साइड। ये कैसे हैं, क्षारीय धातु क्षारीय और अधातु अम्लीय। निम्न मिश्र धातुओं के घटक और उपयोग लिखिए। पीतल, इसके घटक पूछ दिया। कांसा, इस्पात। देखो पीतल किससे बना है, पीतल बना है कॉपर और जिंक से। बर्तन बनते हैं, वाद्य यंत्र बनते हैं, मूर्तियाँ और सजावटी सामान। कांसा, कॉपर और टिन। कांसा किससे बनता है, कॉपर और टिन से। इस्पात, कॉपर और कार्बन से। इस्पात से बनता है रेलवे मशीन, वाहन, पुल, मूर्तियाँ, घंटियाँ, सिक्के, ठीक है। धातुओं के भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छे से बता दिया टेबल में, इसको वहाँ से पढ़ लेना चाहे यहाँ से पढ़ लेना। धात्विक चमक, आघात वर्णिता, तन्यता, विद्युत चालकता, ऊष्मा चालकता, उच्च गलनांक और क्वाथनांक। उच्च गलनांक और क्वाथनांक होगा तभी तो उससे वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, हीटर में यूज़ करते हैं, बल्ब में यूज़ करते हैं। ध्वनि, धातु में चोट करने से क्या होता है, टन टन की आवाज़ आती है, लेकिन अधातु में नहीं आती है। अयस्क के सांद्रण की विभिन्न विधियाँ। अयस्क का सांद्रण करने की विभिन्न विधियों में क्या है, हस्तचयन, हाथ के द्वारा, गुरुत्व, ये नंबरिंग पे ध्यान मत दो, गुरुत्व पृथक्करण, हाथ से, चुंबक से, फेन प्लावन विधि, निच्छालन विधि, रासायनिक विधि। 2 घोल हैं, उनको आपस में निच्छालन विधि में उसको घोल दिया। जो एक उसमें से होगा जो घुल जाएगा, एक जो उसमें घुलेगा नहीं, जो घुल जाएगा उसको निकाल लो बाहर और फिर उसको बाद में शुद्ध कर लो। वेरी सिंपल, वेरी इजी।
ठीक है, अब आपको ये अगर अच्छा लग रहा हो तो पहले तो इसको क्या करें, इसको करें सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी चीज़, अगर ये आपने अच्छे से समझा है और आगे आप कौन सा सब्जेक्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं उसको मैसेज करें। दूसरी चीज़, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए है तो जो नंबर है बताया गया है नीचे मैं मेंशन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में नंबर, उस पर मैसेज करें तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले चैप्टर, थर्ड चैप्टर में। रेडी रहना, तैयार रहना। बाय बाय।